बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नावल है या इलाही, राइट किया डॉक्टर सलमान शकूर को। वो बाब अवल किस नंबर 9। प्लीज़ मैम। प्रिंसिपल ने चंदा बेगम के आगे हाथ जोड़ लिए। खुदा के लिए मैम मुझ पर रहम करें। मैं यहाँ से डिसमिस हो गया तो कोई मुझे जॉब नहीं देगा। प्लीज़ मैम, हम फैज़ को इस यूनिवर्सिटी से निकाल देंगे। प्लीज़ मैम। प्रिंसिपल ने गिड़गिड़ाने लगा। फैज़ ने शर्म के मारे से सर झुका रखा था। देखिए प्रिंसिपल, अपनी बेटी को इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाकर मैं मज़ीद खतरा मोल नहीं लेना चाहती। आप अपनी जिम्मेदारियां सही से निभा नहीं रहे। आज मेरी बेटी के साथ ये हुआ कि अगर कुछ और हो गया कौन होगा इसका जिम्मेदार? मेरी बेटी पर तो दाग लग जाएगा। चंदा बेगम चीखी तो प्रिंसिपल साकत हो गया। नहीं मैम, मैं वादा करता हूँ आइंदा ऐसी नौबत आएगी ही नहीं। प्लीज़ मैम, मुझे आखिरी मौका दे दें प्लीज़। चलो हीरा, हम यहाँ से चलते हैं। और प्रिंसिपल, मेरी बेटी का डिसमिस लेटर हमें भिजवा दीजिएगा। चंदा बेगम ने हीरा का हाथ पकड़ा। इस बार आपको छोड़ रही हूँ, मगर इस जैसे कुत्ते जो आपने पाल रखे हैं इनको काबू में रखना सीखिए। चंदा बेगम ने फैज़ की तरफ इशारा किया, फिर हीरा का हाथ पकड़कर इसे ले गई। हीरा बहुत कुछ कहना चाहती थी मगर इस वक्त कह ना पाई। हीरा ने आखिरी नज़र फैज़ को देखा। इसकी आंख से आंसू निकल पड़े, जैसे वो फैज़ को खोना नहीं चाहती थी। फैज़ ने भी अपनी शर्मसार और झुकाई हुई निगाहें उठाई और तड़पती निगाहों से हीरा को देखा। फैज़ की निगाहें भी तर थी, जैसे हीरा की जुदाई पर वो भी उदास था। हजाब है तो ऐ इश्क मेरे तुझ पर पर्दे बतेरे, तेरा दीदार घटन बंद किताब है, तू फिर भी ना हटो रस्ते से, तेरे ये आंख तुझे ना कर सके आफशा। हीरा और चंदा बेगम के जाने के बाद प्रिंसिपल ने खूनख्वार आंखों से फैज़ को देखा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? प्रिंसिपल ने गुंजवार आवाज़ से कहा। तुम खुद को समझते क्या हो? एक लड़की को इस तरह तंग करते रहे। तुम शर्म आनी चाहिए तुम्हें। प्रिंसिपल ने गुस्से से कहा। अपना बैग उठाओ और इस कैंपस से दफ़ा हो जाओ, प्रिंसिपल ने कहा। फैज़ ने एक नज़र प्रिंसिपल को देखा और फिर वहां से चलने लगा। रुको, तुम्हारे जैसा घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तुम एक नंबर घटिया और नीच इंसान हो। फिर प्रिंसिपल ने अपना हाथ उठाया और फैज़ को थप्पड़ मारने के लिए बढ़ाया, मगर फैज़ ने प्रिंसिपल का हाथ जोर से पकड़ लिया। प्रिंसिपल एक लम्हे के लिए सहम गया। सॉरी सर, मगर आप पहले ही मुझे यूनिवर्सिटी से खारिज कर चुके हैं, और अब जबकि मैं आपकी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट नहीं तो आपका कोई हक नहीं बनता मुझ पर हाथ उठाने का। अगली बार हाथ उठाने की कोशिश की तो ये हाथ तोड़ दूंगा, फैज़ ने गुस्से से कहा और प्रिंसिपल का हाथ जोर से पटक दिया। तुम्हारा उस्ताद जैसा हूँ, प्रिंसिपल चीखा। उस्ताद? फैज़ ने तंज से कहा। आप उस्ताद नहीं प्रिंसिपल हैं, और प्रिंसिपल की औकात कुछ देर पहले मैं चंदा आंटी के सामने देख चुका हूँ। कैसे गुरगुरा रहे थे आपकी औकात एक मामूली क्लर्क से ज़्यादा कुछ नहीं, और ये बात आप जितनी जल्दी समझ जाएं इतना ही बेहतर है, फैज़ ने कहा। तो प्रिंसिपल फिर गुस्से से हाथ फैज़ की तरफ बढ़ाया। नाना, यही तो आप बड़े लोग की गंदी आदत है, अपने ज़ोर से हम गरीबों को लूटना। लेकिन मैं फैज़ हूँ, अपने हक के लिए लड़ना मुझे बहुत अच्छी तरह आता है। अपनी इज्जत नफ्स को मैं कभी मजरूह नहीं होने दूंगा। चंदा आंटी के सामने खामोश इसलिए था क्योंकि मैंने जुर्म किया था, मगर आपके सामने मैं मुजरम नहीं हूँ, क्योंकि मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। आपको जो बातें सुननी हटी और आपकी आहों को कुताही थी समझने। आप अगर सही से फ़राइज़ पूरे करते हो शायद ये नौबत ना आती। फिर फैज़ ने प्रिंसिपल को देखा और वहाँ से चला गया। मैं हूँ बेबस और बेआसरा, तू ही दिखा कोई राह दे। मेरी ज़ात बिखरी है हर जगह, समेट मेरा हर जरा दे। तू मेरा है नगेबां या इलाही। चौधरी हुमायूं से क्लान खेतों पर चला गया तो माँ जाने चारपाई पर पड़े अपने बच्चे को सीने से लगाया और चूमने लगी। तेरा बाप चाहे तुझे कबूल ना करे बेटा, तेरी माँ हमेशा तुझसे मोहब्बत करेगी, माँ जाने नम आंखों से कहा। फिर इसे एकदम से ख्याल आया, मुझे मर्द के सिखाने के लिए छत डाल कर जाना है, इसने दिल में सोचा। फिर वो अंदर गई और एक बोरा जिसमें मर्चें थी पकड़कर सेन से गुजरती हुई सीढ़ियों तक जा पहुंची। फिर सीढ़ियां चढ़ने लगी और साथ साथ नीचे सेन में पड़े अपने बच्चे को देखी जाती। थोड़ी देर बाद वो छत पर जा पहुंची थी कि कुछ मिट्टी की छत जिस पर गोबर और गोहे के साथ लिपी गई थी। माँ जब छत पर पहुंची और एक तरफ मिर्चें रखकर फौरन सीढ़ियों से नीचे जाने लगी। नीचे जाकर जल्दी से इसने अपने बच्चे को गोद में उठाया और फिर दोबारा छत पर आ गई। छत पर एक तरफ 2 चारपाइयाँ पड़ी थी और दूसरी तरफ काफ़ी थपाइयाँ पड़ी थी।
मार्जा ने चारपाई को छत के दरमियान में किया, क्योंकि छत की दीवारें बहुत छोटी छोटी थी। छत के किनारे पर जाओ तो ऐसे गुमा होता कि नीचे नजर आने वाले खेत में कहीं ना गिर जाएं। इर्द गिर्द खूबसूरत खेत जिनमें खूबसूरत फसलें लहलाती रही थी। मार्जा ने बच्चे को चारपाई पर लिटाया और बोरे को ऊपर से खोलकर मिर्चें निकालने लगी। साथ साथ वो सुबह होने वाले वाक़े के बारे में सोचने लगी। या इलाही, मेरा बच्चा आज गिर गया तो इसकी हिफाजत फरमाना, मेरा बच्चा तो मजदूर हो गया है तो इसकी हिफाजत फरमाना। मार्जा दिल ही दिल में दुआ करने लगी। फिर एकदम इसके जहन में एक अजीब ख्याल आया कि वो दिन का मफलूज बच्चा चारपाई से अपने आप कैसे गिर गया। वो दिल ही दिल में सोचने लगी, नहीं, मेरा बच्चा तो हिल ही नहीं सकता, ये चारपाई से कैसे गिर गया। छत के फर्श पर मिर्चें धूप में जब बिछाती मार्जा के हाथ रुक गए। मैं हूँ बेबस और बेआसरा, तू ही दिखा कोई राह दे, मेरी ज़ात बिखरी है हर जगह, समेट मेरा हर जरा दे, तू ही तो मेरा है नगेबां, या इलाही या इलाही। फ्री लेक्चर में मोहम्मद ने अपना बैग कुर्सी से उठाया और क्लास से निकल गया। फिर वो क्लास से निकलकर कॉरिडोर से गुजरने लगा। इर्द गिर्द के काफ़ी तादाद में तलबा थे। वो तलबा की भीड़ को चिरता वो लाइब्रेरी की जानब रवा था। आज मुझे हिस्ट्री की वो किताब मुकम्मल करनी होगी, मोहम्मद ने दिल ही दिल में कहा और जल्दी जल्दी लाइब्रेरी की तरफ कदम बढ़ाने लगा। मोहम्मद लाइब्रेरी पहुंचा और जल्दी से वो किताब शेल्फ में ढूंढने लगा। जल्द ही इसे वो किताब मिल गई। इसने वही किताब पकड़ी और लाइब्रेरी में जहां कुर्सियों पर काफ़ी तलबा बैठे किताबें पढ़ रहे थे, एक कुर्सी पर आकर बैठ गया। इसके सामने मेज़ थी और मेज़ के दूसरी तरफ भी एक कुर्सी थी। मोहम्मद किताब पढ़ने लगा। वो बड़े नाकाम से किताब का मुताला कर रहा था। ये इसकी आदत थी, जिस चीज़ को जानने का वो ठान लेता फिर इसे जानने के लिए वो कुछ भी कर गुजरता था। और जब वो किसी चीज़ को जान रहा होता इसके लिए बाकी दुनिया कोई मानी नहीं रखती। थोड़ी देर बाद लाइब्रेरी का दरवाज़ा खुला और सदफ अंदर आई। वो बेदहानी में चलती हुई आई और एक कुर्सी की तरफ बढ़ी, ये देखने बिना कि इसकी कुर्सी से मोहल्लक मेज़ की दूसरी तरफ कर सकते पर मोहम्मद बैठा है। इसने अपना पर्स कुर्सी पर रखा और शेल्फ से किताब निकालने चली गई। मोहम्मद मताले में इतना डूबा था कि इसे एहसास ही ना हुआ सदफ की आमद का। सदफ ने किताब उठाई और मोहम्मद के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। अचानक सदफ की नज़र मोहम्मद पर पड़ी। वट द बल्डी हिल, सदफ ने गुस्से से कहा और अपनी किताब और पर्स पकड़कर वहां से उठ गई। सदफ की आवाज़ सुनकर मोहम्मद ने नज़र उठाया, तुम बैठना चाहो तो बैठ सकती हो। मोहम्मद ने मुस्कुराकर कहा, तुम जैसे घटिया इंसान के साथ तो नहीं, जैसे किसी दूसरे की कोई परवाह ही ना हो, सदफ ने कहा और गुस्से से वहां से चली गई। मोहम्मद मुस्कुराया, ना जाने क्यों सदफ तुम सबको अपना जैसा समझती हो। तुम्हारी यही गलतफहमी मुझे दूर करनी ही पड़ेगी। अगर तुम्हें परवाह ना होती तो कल रात तुमसे सुलह करने रेस्टोरेंट ना आता, मगर तुम्हें शायद इस बात का कोई परवाह नहीं, मोहम्मद ने दिल ही दिल में कहा। फिर मोहम्मद अपनी किताब पढ़ने लगा। दोपहर हो चुकी थी तो अक्सर लोग तहरीम के घर से चले गए, सिवाय चंद इर्द गिर्द के पड़ोसियों के कोई बाकी ना था। जमीला की गोद में सर लेटे घर के आंगन में तहरीम पड़ी थी। खाला, अब्बा क्यों चले गए? तहरीम रो रही थी। अब्बा ने और मैंने मिलकर कितने ख्वाब बने थे हमारे, वो सब ख्वाब और वो हमारे सब ख्वाब चकनाचूर हो गए। खाला, तहरीम रो रही थी। पुत्र, तू ना रो, तू रोएगी तो भाई साहब की रूह को तकलीफ होगी। बेटा तू ना रो, बेटा तुझे तो मजबूत बनना है, मजबूत बनना। जमीला ने तहरीम के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, खाला मम मैं कैसे? तहरीम रोने लगी, बेटा तू सो जा, सब कल सारी रात जागती गुजरी है तेरी, तू सब सो जा। जमीला ने तहरीम से कहा, नहीं खाला, अब मुझे नींद नहीं आएगी, कभी भी नहीं। तहरीम ने रोते हुए कहा, नहीं बेटा तुझे सोना होगा वरना तो बीमार पड़ जाएगी मेरी बच्ची, तुझे सोना होगा। जमीला तहरीम को प्यार करने लगी। चंदा बेगम हीरा को घर ले आई थी। हीरा अपने कमरे में बैठी थी। हीरा का कमरा काफ़ी खूबसूरत अंदाज से रास्ता किया गया था। बिल्कुल दरमियान एक बेड था जिस पर गुलाबी रंग की बेडशीट थी और दीवारें भी खूबसूरत रोगन से सजी हुई थी। बेहतरीन अंदाज की कुर्सियां और एक तरफ पड़ी थी और एक तरफ संगार मेज में जिस पर परफ्यूम और देगर बनाओ संगार का जदीद सामान पड़ा था। हीरा आईने की तरफ जा खड़ी और खुद को देखने लगी। रोने की वजह से हीरा की आंखें सुर्ख हो चुकी थी। हीरा, आज तो ये बात वाज़ह होगी कि तुझे सच में फैज से मोहब्बत है। हीरा ने खुद को आईने में देखकर कहा, अपनी ये सुर्ख आंखें देखो जो इससे जुदा होने की गम की वजह से रोने के बायस सुर्ख हुई हैं। अपनी गम गालों को देख जो आंखों से आंसू निकलने के बायस काजल के कालक से स्याह हो गई हैं।
अपने चेहरे को देखो जहाँ इससे बिछड़ने के गम में गिरी उदासी के साए मंडला रहे हैं। ये मोहब्बत ही है हीरा, ये मोहब्बत है। मुझे सच में इससे मोहब्बत थी, शायद इसीलिए इसकी बेज्यातियाँ मैं बर्दाश्त करती रही। शायद यही वजह थी कि इसके सामने मेरी ज़बान को कफल लग गई थी। मेरे होंठ बोलना भूल जाते थे, मकरी खालक चीखना छोड़ जाती थी। शायद इसीलिए इसका कोई भी अमल मुझे नागवार नहीं गुजरता था। हाँ, शायद मुझे सच में इससे मोहब्बत है हीरा। आईने में खुद को देख रही थी। अगर मुझे फैज़ से मोहब्बत तो मुझे पहले इसका एहसास क्यों ना हुआ? क्यों आज पहली बार मुझे इससे मोहब्बत का एहसास हुआ, और वो भी इस पल कब इससे जुदाई हो गई थी। जब वसल था तो मेरा दिल खामोश था, मगर आज जुदाई के बाद इस दिल को मोहब्बत का एहसास हुआ है। हीरा रो रही थी, वो आईने में खुद को देख रही थी। आईना मेरे कर्ब को बहुत अच्छी तरह ने जानता था, मगर बदकिस्मती से ये मेरे दुख का दावा नहीं कर सकता था। ये आईने भी मेरे दिल की तरह बेजान है, जो देखता तो सब कुछ है मगर कुछ कह नहीं सकता, हीरा ने कहा और फिर रोने लगी। ऐ इश्क मेरे तुझ पे पर्दे बतेरे, तेरा दीदार घटन बंद किताब है तू, फिर भी ना हटो रस्तों से तेरे, ये आंख तुझे ना कर सके आफशा। सदफ क्लास से फ्री होकर छुट्टी के बाद यूनिवर्सिटी के गेट से बाहर निकली और फिर अपनी सहेली अलीशा की कार ढूंढने लगी, क्योंकि आज वो मोमन की बजाय अलीशा के साथ आई थी। कहाँ रह गई अलीशा? सदफ इर्द गिर्द नजरें दुरा रही थी। वहाँ हर तरफ तलबा अपनी अपनी गाड़ियों में वापसी के लिए रवा थे, कुछ कारों पर तो कुछ मोटरसाइकिल पर। यार अलीशा, मैसेज का रिप्लाई करिए तो करो। सदफ ने गुस्से से अपना मोबाइल पर नजरें टिकाई, मगर वहाँ अलीशा का कोई मैसेज नहीं था। फिर वो आगे बढ़ी कि अचानक किसी ने अड्डे बाजू से खींचा। सदफ सहम गई। इसने मुड़कर देखा तो सामने खड़े शख्स को जिसने इसे खींचा था देखकर हैरान रह गई।